अम्मी आप रात के खाने पे मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। आज मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। आप और अब्बा खाना खा लीजिएगा। मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो अब्बा और अम्मी सहन में ही बैठे थे। मेरी बात सुन के अम्मी सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मरियम, खैर तो है? आज तुम्हें क्यों देर हो जाएगी बेटा? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि वक्त पे वापस आ जाया करो। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा को पसंद नहीं कि तुम रात देर से वापस आओ। मैं एक अकेडमी में बच्चों को पढ़ाया करती थी। मेरी तालीम मुकम्मल हो गई थी मगर कहीं और जॉब नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। वहाँ पर मुझे माकूल तनख्वाह मिलती थी जिससे हमारे घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। अब्बा ने मेरी बात सुन के कुछ न कहा, बस वहाँ से उठ के जाने लगे। अपने कमरे के दरवाजे पे जाके कहा कि बेटा ज़्यादा देर मत करना, हालात ठीक नहीं है। ये कह के अब्बा कमरे के अंदर चले गए और मैं अब्बा की बात सुन के उदास चेहरा लिए माँ के साथ चारपाई पे बैठ गई थी। बेटा क्या हो गया है? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब क्यों चेहरे पे उदासी सजा ली है? अम्मी की बात सुन के मेरे चेहरे पर उदासी यूं की तू मौजूद थी। बस आंखों में हल्की हल्की नमी आ गई थी, क्योंकि अब्बा की बात सुन के मुझे हैरत हुई थी। उनका इसमें कोई कसूर नहीं था, कसूर मेरा था। मुझ में ही मसला था और मुझे अजीब इस वजह से लगा था कि चाहे ज़माना जितना भी ख़राब हो, कोई मेरी तरफ क्यों आता? मैं लड़की हो के भी लड़की नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू देख के अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और फिर मैंने रोते हुए उन्हें बता दिया कि अचानक से मुझे क्या ख्याल आया था। इसीलिए ही मेरे चेहरे पर उदासी और आंखों से आंसू निकल आए। मरियम बेटी, किसी को मालूम नहीं कि तुम्हारे साथ मसला है, और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अब दोबारा कहती हूँ, तुमने किसी को भी नहीं बताना कि तुम्हारे साथ कोई भी मसला है। इस तरह तुम्हारी शादी नहीं होगी बेटा। हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं। मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर का करना चाहती हूँ ताकि हम सुकून से मर सकें। अम्मी की बातें सुन के मेरा पारा हाई हो गया। मैंने उन्हें 1000 मर्तबा कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी, और अगर उन्होंने मेरी शादी करनी होगी तो फिर बता के करेंगी। मगर वो हमेशा यही कहती थी कि वो बताए बगैर मेरी शादी कर देंगी और लड़के वालों को कुछ पता ही नहीं होगा। अम्मी और मेरी बहस होने लगी। अम्मी, बस आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर ये बात कभी भी नहीं मानूंगी। आपने मेरी शादी करनी होगी तो आप लड़के वालों को बता के करेंगी। मैं जानती थी कि जब भी किसी को पता चलेगा कि मैं लड़की हो कि भी लड़की नहीं, मुझसे शादी नहीं हो सकती। शादी का कोई फायदा ही नहीं था, तो हर कोई खुद ब खुद ही पीछे हट जाता। मगर अम्मी ने मेरी बात ना मानी और अम्मी से बहस करने के बाद मैं घर से बाहर निकल आई। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। और फिर जब मैं अकेडमी पहुंची तो मैं बच्चों को पढ़ाने में लग गई। वहाँ पे 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। दरअसल आज अकेडमी में फंक्शन था। पहले पढ़ाई करनी थी और इसके बाद फंक्शन था, इसलिए ही मुझे रात में देर हो जानी थी। फंक्शन रात का ही था और फिर आज का दिन भी गुजर गया। मैं रात के 9:30 बजे रिक्शे पर जब घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाज़ा बजा रही थी मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मुझे डर भी लग रहा था। गली में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लग गई थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अब्बा को कॉल करूं। मैंने उसी वक्त अपने बैग से मोबाइल निकाला और अब्बा का नंबर डायल करने लगी। अब्बा ने फौरन से कॉल उठा ली थी। शायद मोबाइल सोते हुए उन्होंने अपने साथ ही रख लिया था। वो जल्दी सो जाते थे इसलिए कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर 2 मिनट के अंदर ही अब्बा ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं रोते हुए अब्बा के गले से लग गई। क्या हुआ मरियम बेटा, तुम क्यों रो रही हो? अब्बा परेशान हो गए थे। वो समझ रहे थे कि शायद मेरे साथ कुछ हुआ है, हालांकि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस वैसे ही डर गई थी। मैंने अब्बा से कहा कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मुझे खौफ महसूस हो रहा था, बस इसी वजह से रोना आ गया। ये कह के मैं आगे बढ़ गई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अम्मी भी अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने उनसे कोई बात न की और अपने कमरे के अंदर चली गई और फिर बड़ी जल्दी मुझे नींद भी आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो अब्बा अम्मा नाश्ता कर चुके थे। मैं ज़रा देर से उठी थी। जब से मैंने अकेडमी में पढ़ाना शुरू किया था तो तब से अब्बा ने फ्रूट की रेहड़ी लगाना छोड़ दी थी। वह बुजुर्ग हो चुके थे क्योंकि मैं अब बड़ी हो गई थी और अम्मा बताती थी कि मैं उनकी शादी के पूरे 12 साल बाद पैदा हुई थी। मैंने अम्मा अब्बा से एक दो बातें की और फिर छत पे चली गई। आज दिल बहुत उदास हो रहा था। कल रात को अकेडमी में एक दूसरी टीचर ने अपनी मंगनी की खुशी में हम सबको मिठाई खिलाई थी और उसकी मंगनी की अंगूठी भी मुझे बहुत पसंद आई थी, मगर ये सब मेरे नसीब में नहीं था। मैं यही सोच रही थी कि क्या सारी जिंदगी मैं अपने माँ बाप के दर पे बैठी रहूंगी और उनके सीने पे मूंग दलती रहूंगी। मैं जानती थी अम्मा मेरी वजह से परेशान है, अब्बा इतना परेशान नहीं थे क्योंकि वो ये बात जानते ही नहीं थे। थोड़ी बहुत परेशानी तो उन्हें भी थी कि अभी तक मेरी शादी क्यों ना हुई।
वो भी यही चाहते थे कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, मगर मैंने अम्मा को रोका हुआ था। और वहीं पे खड़े खड़े मैंने ये सोच लिया कि अब मैं अम्मा को नहीं रोकूंगी, जैसा उनका दिल करता है वो वैसा कर लें। वैसे भी वो मेरी बात मानने वाली नहीं थी, और अब मुझे दुख भी हो रहा था कि उस वक्त मैं उनसे लड़ के और बहस करके गई थी। अम्मा ने अब्बा के सामने तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझसे बात ज़रूर करेंगी। थोड़ी देर बाद अम्मा की आवाज़ें आने लगीं, तो मैं तेज़ तेज़ कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पहुँच गई। अम्मा सहन में अकेली बैठी थीं। अब्बा शायद घर से बाहर चले गए थे। मैं जाके अम्मा के साथ बैठ गई। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में देखने लगी। क्या हुआ अम्मी? क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? उनकी आंखों में एक सवाल था जिसे मैं समझ तो नहीं पाई थी, मगर इतना समझ गई थी कि वो कुछ तो कहना चाहती है। मेरी बात सुन के अम्मी कहने लगी कि बेटा, जो मैं कह रही हूँ उसे बड़े गौर से सुनो। अम्मी का ये कहना था कि मेरे कान खड़े हो गए। मैं बड़े गौर से उनकी बात सुनने लगी। बेटा, बात दरअसल ये है कि कल रात को तुम्हारे अब्बा ने मुझसे बात की। वो चाहते हैं कि हम तुम्हारा किसी अच्छी जगह पे रिश्ता करके जल्द से जल्द तुम्हारे हाथ पीले कर दें। तुम्हारे अब्बा की तबीयत तुम्हारे सामने है। हर वक्त उनकी शुगर हाई हो जाती है। वो तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यही टेंशन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैंने तो उनसे कह दिया है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लें। बस मैंने तुम्हें यही बताना था कि हमारी इज्जत की लाज रख लेना और रिश्ते वालों के सामने खामोशी से बैठ जाना। अम्मा की इतनी बड़ी तकरीर सुन के मेरा दिमाग घूम गया। उन्होंने अब्बा को कह भी दिया था कि वो रिश्ते वालों को बुला लें, और दूसरी तरफ वो मुझे अब बता रही थी, अम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। मैंने किसी को धोखा नहीं देना चाहती। आप जानती हैं कि मेरी जिस्मानी साख्त औरतों जैसी नहीं रही। मेरी शक्ल सूरत तो औरतों जैसी थी, और मैं थी भी बहुत खूबसूरत। सब मेरी खूबसूरती को सराहते थे। स्कूल से लेके कॉलेज तक, और अब कॉलेज से लेके अकेडमी तक सभी लोग मुझे पसंद करते थे। किसी को मालूम नहीं था कि मेरे कपड़ों के नीचे क्या हकीकत छुपी है। और आज तक मैंने अम्मा के कहने पे किसी को बताया भी नहीं था। अम्मा अगर मुझसे ना भी कहती तो मैं किसी को ना बताती। बस मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं धोखेबाज नहीं थी। अम्मा, जैसा आपका दिल करे आप वैसा करें, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि मेरा यही मशवरा है कि आप लड़के वालों को पहले बता दें कि मेरे साथ ये मसला है। कल कला को ये ना हो कि मुझे ताने सुनने पड़े। मैं अजीब बात कर रही थी। जिसको भी पता चलता कि मेरे साथ ये मसला है तो वो क्यों कर मुझसे शादी करता, क्योंकि शादी तो हर कोई नस्ल बढ़ाने के लिए करता है, और ये काम मैं नहीं कर सकती थी। ना ही मेरी जिस्मानी साख्त ऐसी थी। मेरी बात सुन के अम्मा को फिर से गुस्सा आ गया। मरियम, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, तुम मेरी माँ मत बनो। मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम क्या चाहती हो कि सारी ज़िंदगी हम तुम्हें घर पे बिठाए रखें? लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारा फ़र्ज़ है कि हम तुम्हें ब्याह दें, और हम यही करेंगे। बात की बात बाद में देखी जाएगी। अम्मा को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, और यही सुन के मेरा दिमाग फट रहा था। मैंने भी उनसे कह दिया कि जो आपका दिल करे आप वो करें, लेकिन आइंदा जब कभी मसला होगा तो फिर मुझसे मत कहिएगा। ये कह के मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं फूट फूट के रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक तरफ मेरा भी दिल था कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े मिलें, मेरा भी शौहर हो जो मुझे प्यार करे, मगर जैसे ही मेरे जहन में ये ख्याल आता तो दूसरी तरफ ये ख्याल भी टपक पड़ता कि ये सब मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। मैं लड़की हो के भी लड़कियों जैसा सुख नहीं पा सकती थी। अब फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। पूरे 3 दिन बाद जब अब्बा दोपहर को बाहर से घर वापस आए तो अम्मा को कहने लगे कि तैयारी कर लो, कल कुछ लोग मरियम को देखने के लिए आ रहे हैं। खाने वगैरह का इंतज़ाम अच्छे से कर लेना, और मरियम बेटा, कल तुम भी अकेडमी मत जाना। अब्बा ने कहा तो मैं उनकी बात सुन के खामोश खड़ी रही। मैं क्या कह सकती थी? वो कह रहे थे कि रिश्ते वालों ने कल आना है, और वो अभी से हमें तैयारियां करने का कह रहे थे। हम ज़्यादा अमीर नहीं थे, मगर ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। घर अपना था, और मेरी इतनी तनख्वाह थी कि मैं घर का खर्चा बड़े अच्छे से उठा रही थी। और दूसरी तरफ अम्मा भी सिलाई कढ़ाई का काम खुद करती थी, उनके भी अच्छे खासे पैसे बन जाते थे। मैं अपने कमरे में बैठी बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही थी कि अम्मी वहीं पर आ गई। उनके हाथ में एक शॉपर था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई कि आखिर इस शॉपर में क्या होगा। अम्मी ने उस शॉप पर से एक पिंक कलर का जोड़ा निकाला और मेरे हवाले कर दिया। कहने लगी कि कल वो लोग आएंगे तो तुम उनके सामने यही पहन के आना, तुम अच्छी लगोगी। वो सूट अम्मा के पास सिलाई होने के लिए आया था, और अब अम्मा कह रही थी कि मैं इसे पहन लूं। मैं कैसे किसी का जोड़ा पहन सकती थी? ये भी तो नाइंसाफ़ी थी, मगर अम्मा को ना जाने क्या सूझ रही थी कि वो हर किसी को धोखा देने पर तुली हुई थी। उनका भी कसूर नहीं था। ये वो सब मेरे लिए कर रही थी, मगर मैं ये नहीं चाहती थी कि अम्मा मेरे पास अपने भी कपड़े हैं
इन्हीं में से कुछ ना कुछ पहन लूँगी। मैं दूसरों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनूँगी। ये गलत बात है। वो लोग हम पे एतबार करके हमें सिलाई करने के लिए देते हैं और हम उनके कपड़ों के साथ ये सब करेंगे। ये दुरुस्त नहीं। मेरी बात सुन के अम्मा सर पकड़ के बैठ जाती। तुम हर वक्त मौलवानी ना बन जाया करो। मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करूँगी। अब बाहर आके मेरे साथ सहन की सफाई करवाओ। सहन की सफाई आज कर लेते हैं, बाकी के काम कल कर लेंगे। अम्मा ने मुझे बाहर आने का कहा तो मुझे बाहर निकलना ही पड़ा। और फिर शाम तक हमने अच्छी खासी सफाई कर ली थी। हमारे घर का सहन वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। हमने उसे धो डाला। अब तो शाम हो गई थी लेकिन हमें पता था कि कल तक ये खुश्क हो जाएगा। अब्बा शाम को ही सारा सामान ले आए। मैंने उन्हें पैसे दे दिए थे क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो मुझे तनख्वाह मिली थी। और फिर अगली सुबह का सूरज तुलु हुआ तो मेरे दिल में हलचल मच गई। मुझे उलझन हो रही थी। एक तरफ दिल में खुशी भी थी कि चलो अब मेरे साथ भी वो सब होने वाला है जो दूसरी लड़कियों के साथ होता है। मैं जानती थी कि जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो लड़कियों को तोहफे तोहफ़े मिलते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े, जूते मिलते हैं, ससुराल वालों का प्यार मोहब्बत मिलता है और यही सोच के मैं खुदगर्ज़ हो गई और मुँह पे ताला लगा लिया। हालाँकि हमेशा पहले मैं अम्मी से यही कहती थी कि जब कभी वो मेरे लिए किसी को रिश्ते के लिए बुलाएँगी तो मैं उनके मुँह पे ही कह दूँगी कि मैं शादी के काबिल नहीं। लेकिन अब खुदगर्ज़ी ने मेरे मुँह पे हज़ार ताले लगा दिए। अब फिर दोपहर को वो सब लोग भी आ गए। मैंने अम्मा के कहने पर वही गुलाबी रंग का सूट पहन लिया। वो बड़ा ही खूबसूरत था। मैं किचन में खड़ी काम कर रही थी। तैयार मैं पहले ही हो गई थी, काम भी तकरीबन ख़त्म थे, बस 1-2 चीज़ें बनानी थी। वो लोग अम्मा अब्बा के कमरे में आ बैठे। अम्मा अब्बा का कमरा बड़ा था और सारा फर्नीचर भी वहीं पे पड़ा था। मेरे कमरे में तो बस 1-2 पलंग और स्टडी टेबल ही था। मैं चाय के साथ कुछ लवाज़मात लेके जब उस कमरे में गई तो सामने बैठे शख्स को देख के मेरी आँखें चमक उठी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और मैं समझ गई कि यही मुझसे रिश्ते का उम्मीदवार है। लड़के के साथ 2 ख़वातीन और एक छोटा बच्चा भी आए हुए थे। एक लड़के की माँ थी, दूसरा उसकी बहन और बच्चा लड़के का भांजा था। मैं अम्मी के साथ बैठने लगी तो उस औरत ने मुझे अपनी तरफ बुला लिया और अपने साथ बिठा लिया। वो एक सोफ़े पे अकेली बैठी थी। मैं अब उसके साथ जा बैठी। मेरी नज़रें नीचे थीं। मैंने बस एक मर्तबा ही उस लड़के को देखा था जिसका नाम अब्बा अहमद बता रहे थे। मैंने दोबारा से नज़र उठा के अहमद को नहीं देखा था लेकिन फिर जब अचानक मैंने ऊपर देखा तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। तो मैं जल्दी-जल्दी नीचे देखने लगी। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और दिल में अजीब से ख़यालात थे कि ना जाने आगे क्या होगा। फिर मैंने आगे के तमाम ख़यालात को एक तरफ रखा और चेहरे पर संजीदगी सजा ली क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो लोग मुझे देख रहे हैं। इस तरह मुस्कुराना ठीक नहीं। अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अब्बा लड़के से बात कर रहे थे। वो एक बैंक में नौकरी करता था। मिडिल क्लास से फैमिली थी मगर हमसे बेहतर थे। हमने खाने का भी इंतज़ाम किया था। इसीलिए चाय पीने के बाद मैं खाना लगाने के लिए किचन में आ गई। अभी मैं किचन में खड़ी थी कि अहमद भी वहीं पे आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो पानी लेने के लिए आया था। कह रहा था कि मेरा गला खुश्क हो रहा था इसीलिए। आंटी ने कहा है कि मैं खुद ही किचन से जाके पानी ले लूँ। मैं फ्रिज से बोतल निकाली और उसे ठंडा पानी डाल के देने लगी। मैं हाथ मसलती हुई उसके करीब खड़ी थी ताकि उससे पूछ सकूँ कि क्या उसे और पानी चाहिए। फिर पानी का ग्लास उसने एक तरफ रखा और मेरी तरफ देखने लगा। मरियम, आप मुझे बहुत पसंद आई हैं। मैं तो अम्मी से कह दूँगा कि वो मेरा रिश्ता कर दें। वाक़ई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। जैसा मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत। अहमद के मुँह से अपनी तारीफ़ें सुन के मैं खुश हो गई। और फिर जब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे उसके साथ अकेले ठहरना ठीक नहीं है, अभी तो रिश्ते की बात चल रही थी, कोई रिश्ता पक्का थोड़ी हो गया था। इसलिए मैं जल्दी-जल्दी वहाँ से जाने लगी, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी मगर जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। और फिर झुकी नज़रों के साथ उसने मुझसे कहा, मुझे उम्मीद है आप भी इनकार नहीं करेंगी और मुझे मायूस नहीं करेंगी। उसके मुंह से ये बात सुन के मैंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर अपना हाथ छुड़वा के अपने कमरे में भाग गई। और कुछ देर बाद अम्मी के कहने पे खाना अम्मी लोगों के कमरे में ले गई। वहीं पर हमने चटाई बिछाई थी। सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। मेरा खाना खाने का दिल नहीं था लेकिन अहमद की अम्मी के कहने पर मैं वहीं पे जा बैठी थी। प्लेट में थोड़ी-सी बिरयानी डाल ली थी। वो ख़ातून मुझे अच्छी लगी थीं, उनकी बेटी भी अच्छी थी और अहमद भी अच्छा था। एक मैं ही बुरी थी क्योंकि मैं धोखा दे रही थी। मेरा दिल बार-बार यही सोच रहा था कि ये ठीक बात नहीं है, लेकिन मेरी ज़ुबान के ताले खुले नहीं थे। खुदगर्ज़ी ने मेरी ज़ुबान पे जो ताले लगाए थे वो अब भी यूँ के त्यों मौजूद थे। और फिर वो लोग हमारे घर से चले गए। वो जा चुके थे, अब्बा बहुत खुश थे। वो लोग कह के गए थे
वैसे तो हमें आपकी बेटी पसंद है, लेकिन हम घर जाके जवाब देंगे। ये जवाब अहमद की अम्मी ने दिया था और मैं जानती थी कि घर जाके जब अहमद उनसे कहेगा तो वो फ़ोन करके फ़ौरन से कह देंगी कि उन्हें ये रिश्ता मंज़ूर है। अब्बा खुश थे, अम्मा भी मुतमईन थीं, मगर मेरे दिल की हालत बुरी हो रही थी। मैं छत पे आ गई, मैं घंटों अपने घुटनों में सर दिए फूट-फूट के रोती रही। या अल्लाह मेरा क्या कसूर है? मैं ये सब नहीं करना चाहती जो हो रहा है, लेकिन मैं इसे रोक भी नहीं सकती या शायद रोकना ही नहीं चाहती। मैं अपने अल्लाह ताला से अपने दिल की बात कर रही थी। मैं अपने दिल की बात अल्लाह ताला के सिवा और किसी से भी नहीं कर सकती थी। एक वो ही था जो मुझे बड़े गौर से सुनता था और मेरी मुश्किल भी हल करता था। और इसके बाद जब मैं नीचे आई तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कह रही थी कि अभी-अभी सायरा बहन का फ़ोन आया है। वो कह रही हैं कि वो कुछ दिनों में मंगनी करने के लिए आएँगी। तुम उन्हें बहुत पसंद आई हो और अहमद ने भी तुम्हें पसंद कर लिया है। उन्होंने घर जाते साथ ही फ़ोन कर दिया था। उसी वक़्त मैंने भी ये फ़ैसला कर लिया कि अब मैं मायूस बिल्कुल भी नहीं होंगी और ना ही कभी मायूसी की बातें सोचूँगी। जो होगा देखा जाएगा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अम्मा को सोचना चाहिए था, वो बड़ी थीं, उन्हें समझ थी। मैं तो खुदगर्ज़ी में आ गई थी और शायद वो भी फ़र्ज़ अदा करने की खुदगर्ज़ी में। मुझे ना जाने किस आग में झोंकने लगी थी। अपने तौर पे तो वो मुझे खुश देखना चाहती थी, मगर उन्हें पता नहीं था कि जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पे रखी जाए, वो कभी भी नहीं चलता। अम्मा की खुशी देख के मैंने उन्हें कुछ न कहा। मैं अपने कमरे में आ बैठी। मैं कुर्सी के साथ टेक लगाए सोच रही थी कि अगर मेरी ज़िंदगी में वो हादसा ना होता, तो शायद आज मैं दिल से खुश होती। वो हादसा मेरी ज़िंदगी में 8 साल की उम्र में हुआ था, जब अम्मी और मैं बाज़ार गए हुए थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। अम्मी तो बच गई थी, मगर मुझे ये नुक्स पड़ गया। मैं लड़की हो के भी अब लड़की नहीं रही थी। मेरा निकाह हो सकता था, इस्लामी तौर पे जायज़ था, बस मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और ना ही अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा कर सकती थी। मेरी जिस्मानी साख्त ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकती थी, जो अब ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में आने लगी। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर पूरे 1 हफ्ते बाद जब वो लोग हमारे घर आए तो उनके हाथों में इतनी सारी चीज़ें देखकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरे लिए पहले ही सूट भिजवाया था। मैंने वही सूट पहना था। तैयार मैं खुद हुई थी। मैं बड़ी अच्छी लग रही थी। मेरा गोरा चिट्टा रंग था। आज सिर्फ मेरी सास और नंद नहीं, बल्कि उनके साथ 2-3 ख़वातीन और भी आई थीं, जो उनके रिश्तेदार थीं। वो मुझे देखने के लिए और मंगनी की छोटी-सी तकरीब में शामिल होने के लिए आई थीं। हमने किसी को नहीं बुलाया था। हमारा कोई था ही नहीं। अहमद ने मुझे अपने हाथ से अंगूठी पहनाई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हर किसी ने मुझे मुबारकबाद दी, हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज रही थीं, मगर मेरे दिल के कोने में एक डर छुपा बैठा था कि ना जाने आगे क्या होगा। मैं हमेशा आगे की सोचने वाली लड़की अब भी आगे की सोच रही थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं इस बार वक्ती तौर पे खुशी हासिल करने के लिए बस दूर की सोचने का दिखावा कर रही हूँ, वो भी अपने सामने। क्योंकि अगर मैं दूर की सोचती तो शायद मैं ये मंगनी कभी भी ना करती, मगर मैंने मंगनी कर ली। सब लोग खाना खाने के लिए बाहर चले गए। खाना खाने का इंतज़ाम अम्मी ने सहन में किया था। सहन में ही बड़ा-सा कालीन बिछाया गया था, क्योंकि कमरे में नहीं बैठ सकते थे। लोग ज़्यादा थे, मर्द हज़रात भी साथ आए थे और आज अहमद के अब्बा भी साथ आए थे। मैं और अहमद अंदर बैठे थे, उसने मना कर दिया था। वो कह रहा था कि मुझे खाना नहीं खाना, मगर मैं समझ गई कि वो अंदर बैठना चाहता है ताकि मुझसे बातचीत कर सके। सब लोग बाहर बैठे थे। हम दोनों के दरमियान फ़ासला था, मगर फिर भी मुझे अजीब लग रहा था। मैं वहाँ से जाने लगी तो अहमद ने मुझे रोक लिया। मरियम, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्या तुम इस रिश्ते से राज़ी नहीं हो? जैसे ही उसने ये कहा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं अहमद, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने अपने कोट की जेब से कार्ड निकाला, वहाँ पे उसका नंबर था। उसे वो कार्ड मेरी हथेली पे रखा और कहा, आप भी मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपसे बात करूँगा। अम्मी लोगों ने यही सोचा था कि शादी 6 माह बाद होगी। हमें कुछ तैयारियों के लिए वक्त की ज़रूरत थी। अहमद लोग भी मान गए और अब वो कह रहे थे कि 6 महीने में वो मुझसे बात करता रहेगा। मुझे बड़ा अजीब लगा, मगर फिर भी मैंने कार्ड ले लिया, लेकिन अपना नंबर नहीं दिया। मैं इधर-उधर की बात करने लगी, मगर फिर जाते हुए उसने दोबारा से मुझसे मेरा नंबर माँगा, तो मैंने अपना मोबाइल उसके हवाले कर दिया। उसने मेरा नंबर निकाल लिया था और फिर वो लोग हमारे घर से चले गए। किसी को भी पता नहीं था कि हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए हैं। रात को जब मैं अपने कमरे में बैठी ये सोच रही थी कि सब कुछ कैसे होगा, तो उसी वक़्त ही मोबाइल पे अननोन नंबर से एक कॉल आने लगी। तो मैं हैरान रह गई कि ये किसका नंबर है? मुझे भूल गया था कि अहमद भी मुझे कॉल कर सकता है और फिर जैसे ही मुझे अहमद का ख़्याल आया तो मैंने जल्दी-जल्दी वो कार्ड उठाया।
उस पे भी वही नंबर था जो अब मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे जगमगा रहा था। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि कॉल अटेंड नहीं करती, अच्छा नहीं लगता कि आज ही मंगनी हुई है और आज ही मैं उनसे बातें करने लग जाऊँ। लेकिन जब कॉल्स बार-बार आने लगी तो मुझे कॉल उठानी ही पड़ी। जैसे ही मैंने कॉल उठाई तो उनकी आवाज़ मेरे मोबाइल के स्पीकर पे उभरी, जो थोड़ी परेशानी वाली थी। वो कह रहे थे कि मैं तो परेशान हो गया था कि ना जाने तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया? उनकी ये बात सुन के मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ना जाने क्यों मैं इतना खुश हो रही थी, हालाँकि मुझे पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं कमरे में मौजूद नहीं थी, इसीलिए मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाई। बताएँ क्या हाल है? ठीक हैं आप? मैंने बात की, शुरुआत कर दी। वो भी कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने अपने सभी दोस्तों को तुम्हारी और अपनी मंगनी की तस्वीर दिखाई है। सब कह रहे हैं कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिली हो। वो बार-बार बात को घुमा-फिरा के मेरी तारीफ़ पे ले आते। और ये मुझे बुरा नहीं लगता था, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता था। अच्छा इसलिए नहीं लगता था क्योंकि मेरे दिल में चोर था, और जब दिल में चोर हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमने 2-3 घंटे बातें की, वो तो उसके बाद भी बात करना चाह रहे थे, मगर मैंने उन्हें ये कह के कॉल बंद कर दी कि मुझे नींद आ रही है और सुबह मुझे बच्चों की कॉपियाँ भी चेक करनी हैं। वैसे तो उन्हें भी बैंक जाना था, वो एक प्राइवेट बैंक में जॉब करते थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि मैं सारी रात तुमसे बात करना चाहता हूँ और फिर सुबह ऐसे ही बैंक चला जाऊँगा। उनकी इस बात पे मेरी हँसी निकल गई। फिर उन्होंने मेरी बात मानी और हमने कॉल बंद कर दी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस मैं उससे ज़्यादा बातें करना चाह नहीं रही थी। मैं जानती थी, अगर मैंने ज़्यादा बातें की तो मेरे मुँह से मेरा सच निकल जाएगा और वो रिश्ता ख़त्म कर देंगे, और अगर उन्होंने रिश्ता ख़त्म किया तो अम्मा-अब्बा जीते जी मर जाएँगे और मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। मैं उन्हें ज़िंदा देखना चाहती थी और वो भी खुश। इसलिए मैंने बात यहीं पे ख़त्म कर दी। वक़्त यूं ही गुजरता जा रहा था। वो आए रोज़ मुझे कॉल करते, कभी मैं कॉल उठाती तो कभी बहाना कर देती कि फ़ारिग नहीं हूँ। कभी कभी मुझे उलझन होती कि वो क्या सोचेंगे, मैं उनकी कॉल क्यों नहीं उठाती। तो कभी मैं सोचती कि वो क्या सोचेंगे कि जब भी वो कॉल करते हैं तो मैं फ़ौरन से कॉल उठा लेती हूँ। इस तरह की बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा था। हमेशा मेरे सर में दर्द रहता, मगर अम्मा बिल्कुल भी परेशान नहीं थीं, वो बहुत ज़्यादा खुश थीं। अम्मा ने आए रोज़ बाज़ार के चक्कर लगा रही थीं। वो अपनी इस्तात के मुताबिक मेरे लिए जहेज़ इकट्ठा कर रही थीं और फिर 4 महीने का अरसा यूं ही ख़त्म हो गया। 4 महीने हो गए थे। मेरी शादी में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने बाकी थे। अम्मा और मैं अब बाकी दिनों तैयारियों में लगे हुए थे। अकेडमी तो मैं जाती थी, मगर पहले टाइम में फ़ारिग होती थी, इसलिए अम्मा के साथ तैयारियां करवाती। अम्मा ने मेरे सारे कपड़ों की सिलाई खुद करनी थी। खरीदारी अभी चल रही थी और इसके बाद अम्मा ने सिलाई भी करनी थी। अब्बा ने फिर से फ्रूट की रेडी लगाना शुरू कर दी थी। मैंने उन्हें रोका भी था, मगर वो रुकते नहीं थे। वो कहते थे कि बेटा तुम्हारे बाद भी तो मैंने ये काम करना है, तो क्यों ना अभी से शुरू कर दूं, ताकि बाद में परेशानी ना हो और अभी कुछ न कुछ पैसे हाथ आ जाएं। मुझे अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कितने अरसे ये काम नहीं किया था और अब वो ये काम कर रहे थे। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं शादी के बाद भी अकेडमी में पढ़ाती रहूँगी और सारी तनख्वाह आपको देती रहूँगी, क्योंकि मेरे शौहर की तो नौकरी थी, मगर अब्बा मेरी बात नहीं सुनते थे। उन्होंने ज़बरदस्ती रेडी लगाना शुरू कर दी और फिर मैं भी खामोश हो गई। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। आज इतवार का दिन था। मैंने अकेडमी भी नहीं जाना था। मैंने मशीन लगाई हुई थी। अम्मा के सर में दर्द था। अब्बा घर पे नहीं थे। अम्मा कमरे में लेटी हुई थीं। अचानक से दरवाज़े पे दस्तक हुई तो मैं हाथ धोकर दरवाज़े पे पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर अहमद को देख के मेरे तोते उड़ गए। मैं आम से हुलिये में थी, मैं उसके सामने इस हालत में नहीं जाना चाहती थी। वह बगैर बताए आ गया था। मैंने सलाम किया तो वो घर के अंदर आ गया। उसके हाथ में 2 शॉपर थे जो उसने मेरे हवाले किए और कहा कि अम्मी ने कुछ सामान तुम्हारे लिए भिजवाया है, बाकी सामान वो खुद लेके आएंगी और उनमें जूते भी हैं, वो पहन के देख लेना कि तुम्हारा साइज़ तो ठीक है। मैंने बताया था कि मेरा साइज़ 9 नंबर है, वो उसी मुताबिक ये चीज़ें ले आए थे। अब जब मैंने उनके सामने सारे जूते पहन के देखे तो वो बिल्कुल फिट थे। मेरे गोरे गोरे पैरों में वो जूते अच्छे लग रहे थे। हर तरफ खुशी का समा था। अम्मा भी उठ के बाहर आ गई थी। उनकी तबीयत भी अब कुछ बेहतर थी। वो अहमद के साथ बातें करने लगी थी और मैं किचन में अहमद के लिए चाय बना रही थी। मैंने साथ में 2-3 चीज़ें और भी बना ली थीं। वो इतने अरसे बाद हमारे घर आया था, मैंने सारा सामान उसके सामने रख दिया, मगर उसने चाय के अलावा किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया था।
کہہ رہا تھا کہ میں بھی دوپہر کا کھانا کھا کے آیا ہوں، کوئی چیز کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، بس امی نے سامان بھیجا تو مجھے آنا پڑا۔ وہ آج کام پہ نہیں گیا تھا کیونکہ آج اتوار کا دن تھا، اور پھر امی کہنے لگیں کہ اچھا میں ظہر کی نماز ادا کر لوں، تم لوگ بیٹھ کے باتیں کرو۔ امی چلی گئی تھیں، پھر ہم سے اکیلے ہو گئے۔ مجھے اکیلے میں الجھن ہوتی تھی۔ اس نے آج پھر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک الجھن دکھائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر آج تک کہہ نہیں پایا۔ لیکن آج میں نے بھی اس سے پوچھ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، احمد کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کچھ نہیں کہنا، بس میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، امی لوگوں کو بازار بھی لے کے جانا تھا۔ اسے میرا ہاتھ چھوڑا اور پھر فوراً ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور میں نے بھی دوبارہ سے نہیں پوچھا تھا۔ وہ چلا گیا تھا اور میں پھر سے کپڑے دھونے میں لگ گئی۔ بار بار میرے ذہن میں یہی بات گھوم رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اچانک سے میرا ہاتھ کیوں چھوڑا اور پھر منہ پہ بارہ بجا کے یہاں سے کیوں چلا گیا۔ مگر اس بات کا جواب مجھے کہیں سے بھی نہیں ملنا تھا۔ جواب صرف احمد دے سکتا تھا جو چلا گیا تھا۔ رات کو میں نے اس سے میسج پہ بات کی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے۔ آپ کھل کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اب تو کچھ ہی دنوں میں ہماری شادی ہونے والی ہے، تو آپ مجھ سے کیوں شرما رہے ہیں؟ جیسے ہی میں نے یہ کہا اس نے بھی فوراً سے میسج بھیج دیا کہ مریم تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اگر کوئی بات ہوتی تو میں ضرور تم سے کر لیتا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب تو ہم ایک مضبوط بندھن میں بندھنے والے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرنی چاہیے، اگر تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو میں سننے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اسے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا بلکہ الٹا مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں تو اس سے کہہ دوں۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اسے بتانا چاہتی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ مجھے اپنا لے۔ وہ تو کہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور محبت جسمانی تو نہیں ہوتی۔ میں بڑی بڑی باتیں سوچ رہی تھی جن کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور پھر 6 ماہ کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ 6 ماہ ہوتے ہی اگلے روز وہ ہمارے گھر آ گئے۔ وہ شادی کی تاریخ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ آج ان لوگوں نے آنا ہے، اس لیے میں نے کھانے بڑے زبردست کر کے بنائے تھے۔ سب لوگوں نے میرے ہاتھ کے کھانے کی تعریف کی۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے اندر الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی اور یہ سارا ہفتہ ہم بہت زیادہ مصروف رہے۔ میں اس بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی، اور دوسری طرف مجھے یہ بھی فکر تھی کہ نہ جانے احمد مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں۔ جب کبھی وہ مجھ سے فون پہ بات کرتے یا ہمارے گھر آتے تو مجھے یہی لگتا کہ وہ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، مگر آج تک میں یہ بات جاننے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور میرے دل کے اندر بھی تو اتنی ساری باتیں تھیں جو میں ان سے کہنا چاہتی تھی، مگر وہ انکہی رہ گئی تھیں۔ اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب ان کے گھر کی تمام خواتین ہمارے گھر مہندی کی رسم کرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ مرد حضرات ساتھ نہیں آئے تھے، مگر شام کو مہندی کے بعد میں نے اپنی تصویر مہندی والے جوڑے میں احمد کے پاس بھیجی تھی۔ وہ بہت تعریف کر رہے تھے۔ سبز کلر کا جوڑا انہوں نے خود میرے لیے پسند کیا تھا، جس سے میری رنگت نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں تصویریں بھیجی تو انہوں نے فوراً سے مجھے کال کر دی اور کال پہ میری تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے اور ان کی باتوں سے مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کی تعریف کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ مرد ہونے والا شوہر ہو تو خوشی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی اگلے دن کے سورج کا طلوع ہوا تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ ساری رات میں نے اسی چیز کی ٹینشن لے لی کہ آج کیا ہوگا، پھر سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ شام کو میری بارات آ گئی، میں بھی تیار ہو گئی۔ مجھے محلے کی ایک لڑکی نے تیار کیا تھا۔ میرے چہرے پہ گھونگھٹ تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ نکاح تھوڑی دیر پہلے ہو چکا تھا۔ رخصتی کے وقت امی کمرے میں آئیں اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے میرے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا اور میرے ہاتھ میں ایک دوائی کی پڑیا پکڑا دی اور کہنے لگیں کہ روز رات کو اسے دودھ میں ملا کے اپنے شوہر کو پلا دینا تو تمہارا گھر بنا رہے گا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی، مگر پھر میں سب کچھ سمجھ گئی اور میری رخصتی ہو گئی۔ احمد کے آنے سے پہلے ہی میں نے وہ دوائی دودھ کے گلاس میں گھول کے رکھ لی تھی۔ دودھ میری نند دیکھ گئی تھی۔ احمد نے آتے ساتھ ہی میرے کہنے پہ وہ دودھ کا گلاس پی لیا۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ انہیں نیند آ گئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو ابھی تک سوئے ہوئے تھے، مگر میں اٹھ گئی۔ میں نے اٹھ کے چینج وغیرہ کیا اور بالکل فریش ہو گئی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں۔
उन्होंने भी सुबह कुछ नहीं कहा था। शायद उन्हें खुद से ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उन्होंने रिश्ता बनाने से ज़्यादा नींद को तरजीह दी। उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें नींद किस वजह से आई है, और अगले दिन भी मैंने ऐसा किया। मैं अब हर रोज़ ऐसा करने लगी थी। वो दिन को मुझसे प्यार जताते थे, मगर वो सब नहीं कर सकते थे जो रात को हो सकता था, और मैं भी खुश थी कि मेरी माँ का नुस्खा काम आ गया है। मैं हर रोज़ उसे दूध में वो दवा दे देती जिसकी वजह से वो हर रोज़ मेरे करीब आने से पहले ही सो जाते थे। मगर आज वो दिन था जब मेरा झूठ खुलना था। मैंने दूध में वो दवा मिला के साइड टेबल पे दूध का गिलास रख दिया, मगर जैसे ही वो कमरे में आए तो कहने लगे कि आज मैं दूध नहीं पीऊँगा। पेट भर कर खाना खाया है, अब दूध की तलब नहीं हो रही। उनकी बात सुन के मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थीं। वो आज बड़े मूड में लग रहे थे। मैं बेड से उतर के जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बेड पे गिरा दिया और कहने लगे कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। उनका ख़ामार आलूद लहज़ा मुझे अंदर तक काँपने पे मजबूर कर गया। अहमद, मुझे किचन में ज़रा काम है, मैं अभी करके आ रही हूँ। मैंने ये कहा तो उन्होंने फिर भी मुझे वहाँ से ना जाने दिया और फिर जाके कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और बेड पे आ गए। आज वो रात थी जिससे मेरा भांडा फूटना था। अभी जैसे ही वो मेरे करीब आए तो मुझे देख के उनकी रंगत जर्द पड़ गई। अभी वो मेरी आंखों की तरफ देखने लगे। मेरी आंखों में आंसू थे। वो मुझे चिल्लाने लगे। मुझे कह रहे थे कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम तो शादी के काबिल ही नहीं थी, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और मैं भी उठ के बैठ गई। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। अहमद, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं अम्मी से कहती रही कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर वो अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके साथ ब्याह दिया। इसमें मेरा कोई अमल दख़ल नहीं है। मैं तो खुद आपसे शर्मिंदा हूँ। मैं हमेशा से आपको ये बात बताना चाहती थी, मगर आज तक बता नहीं पाई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी माँगना चाही और फिर थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा ठंडा हो गया और उनकी आँखों से आँसू निकलने लगे। तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि ये सब क्या माजरा है? वो क्यों रो रहे हैं? मेरे पूछने पे उन्होंने अपनी तरफ की कहानी सुनाई तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी, मगर ये मुझे मानना ही पड़ा। वो कह रहे थे कि मैं अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। मेरे माँ-बाप चाहते थे कि मेरी भी शादी हो जाए, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि मैं शादी के काबिल नहीं। मैं एक मर्द हो के भी नामर्द हूँ। मैंने अपने माँ-बाप का दिल रखने के लिए निकाह की हामी भर ली और सोचा कि जब शादी होगी तो खुद ब खुद ताकत आ जाएगी और मैं तुम्हारे पास भी आ जाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये सब हो सकेगा। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी तो तुम्हें धोखा दिया है। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि पहले अपने माँ-बाप को बता देना चाहिए था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं भी तुम जैसी मासूम लड़की को धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन मैं भी माँ-बाप की बातों में आ गया और उनकी खुशी के लिए मैंने भी तुमसे शादी कर ली। आज भी दिल के हाथों मजबूर हो के मैं तुम्हारे करीब आया था, मगर मैं जानता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। उनकी बातें मेरा दिमाग घुमा रही थी, मुझे ये इत्तेफ़ाक समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों एक जैसे थे, जिनकी शादी हो चुकी थी, और फिर आज के दिन हमने ये फ़ैसला किया कि हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएँगे। हम जानते थे हमारी औलाद नहीं होगी, लेकिन ऐसे हज़ारों जोड़ों की औलाद नहीं होती जो होते भी बिल्कुल सेहतमंद हैं। मैंने अहमद से वादा किया कि मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊँगी और आप मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताइएगा। हम दोनों मियाँ-बीवी थे, और मियाँ-बीवी तो एक-दूसरे का लिबास होते हैं। और फिर ज़िंदगी ऐसे ही चलती गई। शादी के कुछ माह बाद मेरी सास कहने लगी कि मुझे पोते की खुशी चाहिए। अगर तुम मुझे पोते की खुशी नहीं दे सकती, तो मैं अहमद की दूसरी शादी कर दूँगी। उस वक़्त अहमद ने मेरा भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा, ये मेरी बीवी है और मुझे पसंद भी है। अगर मुझे औलाद हुई तो इसी से होगी, वरना मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और उन्होंने अपनी माँ से भी ये कह दिया कि मेरी बीवी में कोई नुक्स नहीं, बल्कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। जब अल्लाह ताला को मंज़ूर होगा तो हमारी औलाद हो जाएगी। अगर हमारे नसीब में होगा तो हमें औलाद की खुशी ज़रूर मिलेगी, मगर मैं किसी सूरत भी मरियम को नहीं छोड़ूँगा। उस दिन मुझे अहमद से बहुत प्यार आया। मैं जानती थी कि उनमें कमी है, मगर फिर भी मुझे ये अच्छा लगा था कि उन्होंने मेरा साथ दिया। आज तक मैंने अपनी माँ को ये नहीं बताया था कि अहमद में कमी है, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था। अम्मी आज तक यही समझ रही थी कि शायद उनका नुस्खा काम कर रहा है, और यूं ही हमारी ज़िंदगी चलती जा रही थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर अहमद में कोई कमी ना होती तो शायद वो मुझे छोड़ देते, तो मेरे माँ बाप का क्या होता। यही सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और मैं सजदा रेज हो जाती कि बेशक अल्लाह ताला के फ़ैसले बेहतरीन होते हैं।